गुड मॉर्निंग। आपको पता है ना कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 13 चैप्टर विशेष पुरस्कार का एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको हर बार ऐसे ही जाएगा। एक बार मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी तो दूसरी बार आपका PDF का एक्सप्लेनेशन जाएगा। ये ऑफलाइन में जब बच्चे आए थे तो मैंने जो क्वेश्चन आंसर करवाए थे ना, मैंने उसी का PDF आपको सेंड किया है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ से। ठीक है, तो शब्दार्थ में सबसे पहला है मूल्य। मूल्य मीन्स होता है सच्चाई, सेवा या फिर प्रेम। ठीक है, मूल्य मतलब क्या होता है? सच्चाई, सेवा या फिर प्रेम। ठीक, नेक्स्ट है आपका मंझला। मंझला मीन्स होता है आपका बीच का, मतलब जो मान लो आप 3 भाई बहन हो तो जो बीच वाला भाई होगा वो क्या कहलाएगा? वो मंझला कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मंझला कहलाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका अर्जी। अर्जी मीन्स होता है प्रार्थना पत्र। जब आप किसी को बात मनवाने के लिए या फिर छुट्टी के लिए या किसी के लिए कुछ, जिसको इंग्लिश में आप एप्लीकेशन बोलते हो, हिंदी में उसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपद्रव। उपद्रव मीन्स होता है तोड़ फोड़ करना या उधम मचाना, तो उसको क्या बोलते हैं कि बहुत उपद्रव मचा रहा है। ठीक है, ग्रहण करना मीन्स ले लेना। ठीक है, विस्मित होना मीन्स हैरान होना। फुर्तीला मीन्स चुस्त रहना, जो बोलते हैं बहुत फुर्तीला है मतलब बहुत चुस्त है। फिर ठगना मतलब छल से लूट लेना। ठीक है, फिर सज्जन वृंद मीन्स मान लो आप किसी को स्पीच दे रहे हो तब बोलोगे ना आमंत्रित सज्जन वृंद मीन्स सम्मानित लोग। पुरस्कार वितरण मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इनाम बांटना। करतूत मीन्स पूरा काम। फरियाद मतलब मदद की गुहार। दफ्ती मीन्स गत्ता। दफ्ती मीन्स गत्ता। ठीक, और क्षतिपूर्ति मीन्स मुआवजा। क्षतिपूर्ति मीन्स क्या होगा? मुआवजा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अभी मैं फिर से एक बार आपको क्षतिपूर्ति, देखो मान लो कि आपने किसी का कोई सामान तोड़ा है तो वो बोलेगा कि उसकी क्षति की पूर्ति करो, मतलब आप भरपाई करो, चाहे पैसा दो चाहे वो बनवाओ, तो उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो आपने न्यूज़ में भी अक्सर सुना होगा कि किसी का कोई फैमिली मेम्बर मर जाए तो डॉक्टर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ऐसा मुआवजा देने का घोषणा किया, ऐसा सुनते हो ना? तो वही मतलब उसका जो उसका गया है, हानि हुआ है, उसको ही जो पूर्ति करने के लिए दी जाती है रकम, उसको ही क्षतिपूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो मंझला मतलब हो गया बीच का। अर्जी मीन्स हो गया प्रार्थना पत्र। उपद्रव मीन्स हो गया उधम या फिर तोड़फोड़। ग्रहण मीन्स होता है लेना। विस्मित मीन्स होता है हैरान। फुर्तीला मीन्स होता है चुस्त। चर्चित मीन्स होता है जिसकी चर्चा की गई हो। ठगना मीन्स होता है छल से लूट लेना। सज्जन वृंद मीन्स होता है सम्मानित लोग। पुरस्कार वितरण मीन्स होता है इनाम बांटना। और करतूत मीन्स होता है बुरा कर्म। ठीक है, फरियाद करना, जब कोई किसी के कंप्लेंट करता है तो उसको फरियाद करना कहते हैं, यानी मदद के लिए गुहार लगाता है, पुकार करता है। दफ्ती मीन्स होता है गत्ता। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पे ग्रामर करवाया है। पता है ग्रामर में क्या है कि इसमें ग्रामर में लिखा है कि जिन वाक्यों में उद्देश्य को गोला लगाओ और विधेय को रेखांकित करो। तो आप उद्देश्य और विधेय को कैसे रेखांकित या गोला करोगे? जब तक आपको उद्देश्य विधेय की जानकारी नहीं होगी। तो मेरी बात सुनो, आप वाक्य का डेफिनेशन तो जानते हो ना कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, मान लो वाक्य में बहुत सारे शब्द हैं लेकिन अगर वो सार्थक मेल नहीं है, सपोज आप बोलते हैं मेरा नाम मंजुला है, लेकिन आप अगर इसको अरेंज नहीं करते हो तो शब्दों का सार्थक अगर सार्थक मेल नहीं होता है, क्रम से नहीं आते हैं, तो कभी भी सफल वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, फिर वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस तरह आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि उद्देश्य सब्जेक्ट, जो भी काम करने वाला होता है, डूअर होता है, वो सब्जेक्ट, या फिर हिंदी में हम लोग उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि मोहन जा रहा है या फिर आकांक्षा खेल रही है, तो ये सब जो आकांक्षा, मोहन, ये सब क्या हो गए? उद्देश्य हो गया। आकांक्षा खेल रही है, खेल रही है क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, तो उसके जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय, जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य। जैसे कि आकांक्षा उद्देश्य हो गई, लेकिन वो क्या कर रही है? खेल रही है, तो खेलना क्या हो गया? विधेय। तो उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, और विधेय मीन्स उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए तो सब क्या होगा? विधेय कहा जाएगा। ठीक है,
अब एग्जाम्पल देखो, राधिका कार चलाती है। इस वाक्य में क्या हुआ, राधिका हो गया उद्देश्य, तो आप इसको सर्कल करोगे। कार चलाती है हो गया विधेय, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको अंडरलाइन कर दोगे। समझ गए। अभी देखो, हेडमास्टर ने बेत हिलाते हुए कहा, तो यहाँ पे हेडमास्टर जो है वो हो गया आपका उद्देश्य, और ने बेत हिलाते हुए कहा ये हो गया विधेय, क्योंकि हेडमास्टर जी काम करने वाले हैं, तो हेडमास्टर हो गए कर्ता, तो यानी उद्देश्य, उनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय। हरेन महाजन का चेहरा स्याह पड़ गया, तो यह हरेन महाजन जो है वो हो गया उद्देश्य, उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय। तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी, तो ये जो तपन है वो क्या हो गया आपका उद्देश्य हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय। जैसे ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। बूढ़ी औरत को जोरों का बुखार चढ़ा था, बूढ़ी औरत क्या हो गई यहाँ पर उद्देश्य, और को जोरों का बुखार लगा था ये विधेय। ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण का आयोजन था। अब देखो, जो ज्ञानपीठ विद्यालय है वो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका उद्देश्य, उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या हो गया विधेय। में पुरस्कार वितरण का आयोजन था, ये हो गया विधेय। ठीक, आई समझ बात आपको, उद्देश्य और विधेय। मतलब जो काम करने वाला वो हमेशा सब्जेक्ट या विधेय कहलाएगा, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो उद्देश्य कहलाएगा। सॉरी, जो काम करने वाला है वो उद्देश्य सब्जेक्ट कहलाएगा, उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाएगा। याद रखना, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय। अब है दिए गए वाक्यों को पढ़कर उचित भेद पर निशान लगाइए। आपको क्या करना है कि वाक्य को पढ़ना है और उचित भेद पर निशान लगाना है। अब देखो, यहाँ पे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है, तो मैं आपको पहले सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के बारे में बता दूँ। बेटा, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस जिसमें एक ही वाक्य हो, वो हो गया आपका सरल वाक्य। लेकिन याद रखना, संयुक्त वाक्य क्या होगा, जैसे आपने इंग्लिश में कंजंक्शन पढ़ा होगा ना, जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, किंतु, परंतु, लेकिन, क्यों, ये सब आपका जिस वाक्य में भी आ जाए, आप समझना कि वो वाक्य कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि वो दोनों वही शब्द क्या कर रहे होंगे, 2 वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे होंगे। और जिसमें 2 वाक्य हो और जो कंजंक्शन से जुड़ा हो, आप समझ लेना कि वो संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य क्या है कि मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित वाक्य होंगे। मतलब कि जो आप स्टार्टिंग से ही समझ जाना, जैसे ही, ज्यों ही, ये सब जो शब्द से स्टार्ट होंगे ना, समझ जाना कि वो है मिश्रित वाक्य। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ज्यों ही शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया वैसे ही सब शांत हो गए। तो कब शांत हो गए, ज्यों ही। ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। याद रहेगा, सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, मतलब एक सब्जेक्ट हो, उसके बारे में एक बात कहा जाए। संयुक्त वाक्य जिसमें कंजंक्शन, किंतु, परंतु और इससे 2 शब्द या 2 वाक्य जुड़े रहेंगे, यानी संयुक्त वाक्य में आपको 2 वाक्य नजर आएंगे। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य मेन होगा जिसपे कि दोनों वाक्य डिपेंडेंट होंगे, जैसे ही, ज्यों ही, ये सब। ठीक है। अब देखो, अब अपने आप से पहचानने की कोशिश करना। सांड विद्यालय में घुस आया और 7वें एक मिनट पहला ये है, तपन किरानी का मंझला लड़का। अब इस पर तपन देखो उद्देश्य, किरानी का मंझला लड़का, ये विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, सांड विद्यालय में घुस आया और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। अब देखो, ये जो सांड विद्यालय में घुस आया, तो सांड और, ये देखो कंजंक्शन है ना यहाँ पे, और है ना, यानी ये हो गया संयुक्त वाक्य, और ने 2 वाक्यों को जोड़ रखा है, इसलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, जैसे ही तपन सांड की पीठ पर चढ़ा वैसे ही वह नीचे गिर गया। अब देखो, जैसे ही, ये मिश्रित, ये हो गया आपका मिश्रित उपवाक्य, क्योंकि क्या है कि जैसे ही, देखो स्टार्टिंग में देखो, इसी से पता चलेगा आपको कि ये मिश्रित वाक्य है। जैसे ही पे दोनों वाक्य डिपेंडेंट है। अगर जैसे ही नहीं रहेगा तो तपन सांड की पीठ पे चढ़ा वैसे ही गिर गया का कोई मूल्य नहीं रहेगा, इसलिए मिश्रित वाक्य, क्योंकि एक उपवाक्य होंगे और सब वाक्य इस पर डिपेंडेंट होंगे। ये हो गए, कौन से हो गए, मिश्रित वाक्य। याद रहेगा। हेड मास्टर को बड़ी हैरानी हुई, ये तो सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर लेके जा रहा है। ये और जो है ना कंजंक्शन, ये बता रहा है कि ये क्या है, ये है आपका
क्या है बताओ? ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि और से दो वाक्य जुड़े हुए, यानी इसमें दो वाक्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अभी देखो जो उचित विकल्प हो ना, आपको एमसीक्यूज है उसमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, तपन किसको वश में करना चाहता था? तो तपन उदंड सांड को वश में करना चाहता था। याद है ना आपको, सांड किससे मारकर लोगों को घायल करता था? तो सिंह से मारकर लोगों को घायल करता था। इस गद्यांश में प्रयुक्त नाक में दम करने का क्या अर्थ है? तो आपको पता है ना, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना होता है। ठीक है, तपन के खिलाफ किसने हेडमास्टर से फरियाद की? तो तपन के खिलाफ हरेन महाजन ने हेडमास्टर से फरियाद की। तपन को अपने किए गए अपराध के लिए हेडमास्टर साहब से कितने बेत लगे? तो तपन को अपने किए गए अपराध के लिए हेडमास्टर साहब से 15 बेत लगे थे। बेत मतलब डंडे। ठीक है, ज्ञानपीठ विद्यालय में किस सभा का आयोजन था? तो ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण सभा का आयोजन था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सबसे, याद रहेगा सबको। तपन किसको वश में करना चाहता था? उदंड सांड को। सांड किससे मारकर लोगों को घायल करता था? सिंह से। इस गद्यांश में प्रयुक्त नाक में दम करने का क्या अर्थ है? बहुत परेशान करना। ठीक, तपन के खिलाफ किसने हेडमास्टर से फरियाद की? हरेन महाजन ने। तपन को अपने किए गए अपराध के लिए हेडमास्टर साहब से कितने बेत लगे? तो 15 बेत लगे। ठीक, ज्ञानपीठ विद्यालय में किस सभा का आयोजन था? तो ये पुरस्कार वितरण सभा का आयोजन था। अब खाली जगह, अब हम लोग आ रहे हैं खाली जगह को भरो। ठीक, तपन पदुमन गांव के फिल इन द ब्लैंक्स का मंझला लड़का था, यानी किरानी का मंझला लड़का था। हाई स्कूल में आए हुए तपन को अभी 1 माह हुआ था। कितना हुआ था? हाई स्कूल में आए हुए तपन को अभी 1 माह हुआ था। अब देखो, उत्तम चरित्र वाली लड़की का पुरस्कार तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ। उत्तम चरित्र वाली लड़की का पुरस्कार किसको देना तय हुआ? तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स ने वहाँ के लोगों के नाक में दम कर दिया था। किसने किया था? सांड ने वहाँ के लोगों के नाक में दम कर दिया था। ठीक, क्षतिपूर्ति के रूप में तपन पर 25 रुपये का जुर्माना किया गया। कितने रुपए का जुर्माना किया गया? 25 रुपये का। ठीक, याद रखना, तपन पदवनी गांव के किरानी का मंझला लड़का था। हाई स्कूल में आए हुए तपन को अभी 1 माह हुआ था। उत्तम चरित्रवान लड़के का पुरस्कार तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ। सांड ने वहाँ के लोगों के नाक में दम कर दिया था। क्षतिपूर्ति के रूप में तपन पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया गया। फिर अब हम लोग सही गलत पे आते हैं। ठीक है, समाज के सामान्य लोग तपन को उदंड और अशिष्ट बालक मानते थे। सही है ना, समाज के सामान्य लोग तपन को क्या मानते थे? उदंड बालक मानते थे, क्योंकि सबको उसकी शरारतें दिखती थी। वो शरारत क्यों कर रहा है ये नहीं पता था। ठीक है, तपन के शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान कर गुरु ने उसे पुरस्कार दिया। सही। तपन ने हरेन महाजन की दुकान पर पत्थर नहीं फेंका था। गलत था, तपन ने हरेन महाजन की दुकान पर पत्थर नहीं फेंका था। तपन बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा था। गलत। हाँ, तपन बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा था, नहीं, गलत। तपन को उत्तम चरित्रवान वाले लड़के का पुरस्कार नहीं मिला था। गलत, उसे तो उत्तम चरित्र वाले लड़के का पुरस्कार मिला था ना बेटा, तो ये गलत। ठीक है, फिर से देखो, समाज के सामान्य लोग तपन को उदंड और शिष्ट बालक मानते थे। सही। तपन के शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान के गुरु ने उसे विशेष पुरस्कार दिया। सही। तपन ने हरेन महाजन की दुकान पर पत्थर नहीं फेंका था। गलत। तपन बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा था। गलत। तपन को उत्तम चरित्रवान वाले लड़के का पुरस्कार नहीं मिला था। गलत। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तर पे। किस पे आते हैं? अति लघु उत्तर पे। तपन कौन था? तपन पदुमनी गांव के किरानी का मंझला लड़का था। तपन कौन था? पदुमनी गांव के किरानी का मंझला लड़का था। शाम को पदुमनी गांव की ओर टहलते हुए हेडमास्टर जी ने क्या देखा? तो हेडमास्टर जी ने देखा कि तपन सिर पर टोकरी उठाए एक हाथ से एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर जा रहा था। ठीक है, क्या देखा कि हेडमास्टर जी ने देखा कि तपन सिर पर टोकरी उठाए एक हाथ में एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर जा रहा था। तपन ने उदंड सांड को वश में करने के लिए क्या प्रयत्न किया? तो तपन ने क्या किया था? विराम की घंटी में कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी लेकर आया था
और मौका देखकर सांड के मुंह में घोड़ी की तरह लगाम डालकर उसको वश में करने का प्रयत्न करने लगा था, है ना। पुरस्कार मिलने की बात सुनकर तपन को विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। पुरस्कार, क्योंकि तपन तो क्या था कि स्कूल में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध था, तो उसे लगता था कि जब वो बुरा लड़का है तो उसे फिर उत्तम चरित्रवान का पुरस्कार कैसे मिलेगा, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरे आपके अपने शब्दों में लिखोगे तो ऐसे ही, ठीक है। पुरस्कार मिलने की बात सुनकर तपन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि स्कूल में एक वो बुरे लड़के के रूप में चर्चित था और आज उसे एक चर्चित चरित्रवान छात्र का पुरस्कार मिल रहा था। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग निबंधात्मक उत्तर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरिन महाजन को दुकान पर उपद्रव करने की बात में उत्तर में तपन ने क्या कहा। ठीक है, हरिन महाजन की दुकान पर जब उपद्रव किया और पत्थर फेंका तो इस बात की सफाई में क्या कहा। ठीक है, अब देखो, हरिन महाजन की दुकान पर उपद्रव की बात के उत्तर में तपन ने कहा कि यह आदमी ग्राहकों को ठगता है, तौल में कम सामान देता है। इसको जब मैंने यह बात समझानी चाहिए तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया। इसी कारण मैंने इसकी दुकान पर पत्थर भेजा। याद है ना आपको, हरिन महाजन की दुकान पर उपद्रव के बाद से उत्तर तपन ने क्या कहा, यह आदमी ग्राहकों को ठगता है, तौल में कम सामान देता है। इसको जब मैंने ये बात बताया था तो उसने क्या किया था, झिड़क कर या फिर डांट कर दुकान से भगा दिया था। इसी कारण मैंने इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे। सांड के उपद्रव वाली घटना के बाद तपन के विषय में कैसी धारणा बन गई और क्यों। अब जब सांड के उपद्रव वाली घटना हुई थी तो तपन के विषय में कैसी धारणा बन गई थी, आपको पता है ना। सांड के उपद्रव वाली घटना के बाद तपन एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि इसके पहले भी एक दो घटनाएं हो चुकी थी जिसके कारण तपन को बुरे लड़के का नाम दिया गया। आपको पता ना कि हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती थी जो तपन के खिलाफ चली जाती थी, है ना, इसलिए उसको तपन को बुरे लड़के का नाम दिया गया। ठीक है, सांड के उपद्रव वाली घटना के बाद तपन एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उसके पहले भी एक दो घटनाएं हो चुकी थी जिसके कारण तपन को बुरे लड़के का नाम दिया गया। पाठ के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और क्यों। ठीक है, पाठ के आधार पर आपको अपने मन से नहीं लिखनी है, जो विशेष पुरस्कार पाठ है ना उसके आधार पर बताना है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, जिससे दूसरे की मुसीबतें और परेशानियां दूर हो सके, तथा हमेशा सच्चाई का साथ देना। आपको क्या करना है, तो आपका सच्चा धर्म क्या है कि दूसरे की सहायता करो, सेवा करो, दूसरे की मुसीबतों और परेशानियों को दूर करो, जिससे कि हमेशा और क्या करो, हमेशा सच्चाई का साथ देना भी आपका फ़र्ज है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों के 13 चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग न्यू वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये उद्देश्य विधेय आपका क्लियर हो गया होगा, सरल वाक्य मिश्रित वाक्य क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो सुनना, अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग क्या करेंगे कि बाद में फिर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, मैं भी रखूँ, हो गया। देखो मैं एक बार कुछ बता दूँ, बस कुछ नहीं था, उद्देश्य विधेय में एक बार फिर से बताते हैं। देखो कि जब मान लो कि जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में जो कहा जाए वो उद्देश्य कहलाएगा, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाएगा। सपोज मैं बोलूँगी कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो तुम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब पुस्तक पढ़ना क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, इसका सरल वाक्य मिश्र वाक्य में मैंने बताया था कि जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होगा तो वो सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक, मिश्रित संयुक्त वाक्य क्या कहलाएगा, जब कोई वाक्य दो वाक्य या दो शब्द कंजंक्शन से जुड़ा हो, जैसे और, किंतु, परंतु। तुम जाओ किंतु आज मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं गया तो तुम चले गए, तो ये सब जो कंजंक्शन से तो और इस सब से जुड़ा हो वो संयुक्त वाक्य होगा। मिश्रित वाक्य क्या होगा कि आपका जो एक उपवाक्य होगा जिस पे दोनों वाक्य आश्रित होंगे। जैसे ही मैं गया ट्रेन चली गई, जैसे ही मैं आया तुम चले गए, तो जैसे ही पे ये जो वाक्य डिपेंडेंट है ना, ये सब इस टाइप के वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास के लिए।